हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसके बारे में कि कंज्यूमर, देखो, अ कंज्यूमर इज ए किंग। देखो, कंज्यूमर जो होता है बेटा वो किंग होता है। बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, बट इन रियलिटी कंज्यूमर आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड। देखो, कहा तो जाता है कि कंज्यूमर किंग होता है, कि कंज्यूमर के हिसाब से ही बिजनेसेस काम करती हैं। बिजनेस का कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या फिर उसके बोलते हैं ना एक टास्क होता है कि भाई वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराए अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। बट अगर रियलिटी में देखोगे ना तो बेचारे जो कंज्यूमर्स है वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। एक्सप्लॉयट का मतलब उनको परेशान किया जाता है प्रोडक्ट्स को लेकर के। कई बार उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में खामियां होती हैं और बदले में कंज्यूमर बेचारा परेशान होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर, कि देख लो ना, जैसे आज के समय में आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जैसे आप बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज़ का किसी भी सिम को यूज़ करते हो, तो कई बार वो सिम की नेटवर्क कई बार डाउन रहती है, इंटरनेट उतनी अच्छी नहीं मिलती है। कहने का आज के समय में हमारे पास 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है, बट उसकी स्पीड देख लो ना, स्पीड मुश्किल से 50 60 या 100 MB तक जा सकती है, उसके ऊपर नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं कहने क्यों होता है कि ये 5G है, बट क्या वो 5G की सर्विसेज आपको मिल पा रही है? जवाब है नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लॉइट करना बोलते हैं ना। अब मान लो कोई कंज्यूमर को एक्चुअली में नीड है नेटवर्क की, तो वो कस्टमर केयर को कॉल कर रहा है, अपने केस ओपन कर रहा है, केस बोलते हैं ना कंप्लेन टोकन नंबर ले रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है, और अल्टीमेटली उसको कुछ नहीं मिलता है। बस 50 बार कंप्लेन करो, उनको बस ये बोल रहा था कि हम लोग तकनीकी रूप से उस पर काम कर रहे हैं, ये वो फालतू की चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्या है, जो कंज्यूमर को किंग कहा गया है वो किंग की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं। ओके, इन कंट्री लाइक इंडिया देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स। हमारे देश में देखो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शॉर्टेज है। ओके, अ फ्यू फर्म्स इंजॉय द मोनोपोली इन द मार्केट प्लेस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का ले सकते हैं, जहाँ पे जियो और एयरटेल डोमिनेट करते हैं। हमारे यहाँ दूसरे अदर, आज के समय में बात करूँ तो कंपनी है ही नहीं जो हमें टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करा पाए। आज इसका नतीजा क्या होता है, ये लोग हम लोगों को उल्टे फुल्टे दाम चार्ज करते हैं हमेशा। एयरटेल के जो बोल सकते हो जो मैनेजमेंट के एक व्यक्ति हैं, सुनील भारती मित्तल, जो फाउंडर भी एयरटेल के, वो उनका कहना होता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करते हैं, बेसिकली जो प्लान का जो मिनिमम चार्जेस पे करते हैं इंटरनेट और कॉलिंग का, वो बहुत ही कम पे करते हैं बाकी दुनिया के तुलना से, और ये इनको ज़्यादा पे करना चाहिए पैसा। बट मेरा सवाल ये है कि तुम पैसा के लिए तो मुंह उठा के बोल रहे हो, बट क्या तुम जो सर्विस देते हो क्या उस टॉप नॉच क्वालिटी की होती है? अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैं एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूं। मेरे घर में एयरटेल के सिम पड़े हुए हैं ना, सिम में अच्छी इंटरनेट चलती है ना, ब्रॉडबैंड अच्छा से चलता है। दिन में ऑलमोस्ट टाइम देखो कि ब्रॉडबैंड अंडर मेंटेनेंस चल रहा होता है। कंप्लेन रेज करो तो कंप्लेन, अच्छा ठीक है सर हम लोग ठीक कर देंगे, फिर कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। कई बार इंटरनेट चल रही है तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें पैसा जब लोग कस्टमर दे रहे हैं तुम उसका रोना रो रहे हो। तुम क्या एक बार भी आकर के पब्लिक में ये बोले कि हाँ मेरा जो कंपनी है वो अच्छी सर्विसेज आपको नहीं दे पा रहा है, उसके लिए हम आपसे पैसा कम चार्ज करेंगे या फिर नहीं चार्ज करेंगे? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई जियो और एयरटेल कहीं ना कहीं मोनोपोली एक तरीके से मार्केट में स्टैब्लिश कर चुकी है। देखोगे जब भी एयरटेल प्राइस बढ़ाता है तो पीछे पीछे जियो भी प्राइस बढ़ा देता है, और दोनों की प्राइस में जो डिफरेंसेस भी होती है वो बहुत ज़्यादा का नहीं होता। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर वो मजबूर है। एक समय था जब आपका सिम है और आपको लगता है रिचार्ज करवाओ वरना मत रिचार्ज कराओ, आपका फ़ोन चालू रहता था। बट आज के समय में वो भी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर अब कुछ प्लान्स वगैरह आ रहे हैं, ट्राई के रूल्स आ रहे हैं कि नहीं आप ऐसे कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बट अल्टीमेटली ये अभी भी पेपर पर लिखी गई बातें ही हैं। ओके, इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा आ जाए तो मैं नहीं कर सकता। ओके, और मैं ऐसा उम्मीद भी करूंगा कि जल्दी कुछ ऐसा लेकर के आओ यार। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर आर इग्नोरेंट। ज़्यादातर जो कंज्यूमर होते हैं इग्नोरेंट होते हैं एंड इलिटरेट होते हैं। हमारे देश में देखोगे ज़्यादातर कंज्यूमर जो होते हैं ना इस चीज़ को बोलते हैं अच्छा ठीक है जियो हमसे चार्ज कर रहा है तो क्या करें, अब दे ही देते हैं। या कई लोग पढ़े लिखे नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है यार होता होगा ऐसा, मतलब उनको थोड़ी बातें घुमा फिरा के दे दो, बेचारों को तो पता ही नहीं है, उनको उसने टेक सेवी है नहीं, तो कई बार फंस जाते हैं। जैसे मार्केट में देख लो ना, ओप्पो वीवो के फ़ोन आते हैं, ध्यान देना उनकी प्रोसेसर अगर हल्का सा भी टेक सीवी पर्सन हो तो जो प्रोडक्ट देते हैं 18,000 20,000 के जो वीवो का फ़ोन बाय करते हो, ट्रस्ट में वही फ़ोन तुम 10,000 रुपये में ऑनलाइन में बाय कर सकते हो। ठीक है ना, सेम स्पेसिफिकेशन, कई बार तो उससे बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि लोग ऑफलाइन में उतने जानकारी नहीं। इलिटरेट का मतलब हमेशा ये मेरा यहाँ पे कहने का मतलब नहीं कि एकदम पढ़े लिखे ही नहीं हो। यहाँ पे वो भी लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है जो लोग जानकारी नहीं रखते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट में और जाते हैं, फिर वो जो दुकानदार होता है ठीक है ना, हाई सेल मार्जिन के चक्कर में वो प्रोडक्ट आपको चिपका देता है और आप बाय कर लेते हो। ठीक है, एंड डू नॉट नो देयर राइट्स। और कई प्रोडक्ट में गलती आ जाती है। जैसे मेरे को याद है एक कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक दुकान पे देखा था कि एक वुमन जो थी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका कहना था कि जब वो फ़ोन लेने गई थी उस दुकान पे, तो उनका कहना था कि मेरे को फ़ोन, मेरा जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो बहुत ज़्यादा हैंग करता है, तो मेरे को ऐसा फ़ोन दो जो हैंग ना करे। बेसिकली उसकी प्रोसेसर बहुत वीक थी, सिंपल सी बात है, जो पुरानी फ़ोन थी उनकी। और उन्होंने पुरानी फ़ोन भी 1 या 1.5 साल पहले ही बाय करा था। ओके, उनकी बजट थी लगभग 30,000 के आसपास, तो 30,000 में उन्होंने बोला अच्छा फ़ोन देने के लिए, जो कि एक अच्छा खासा बजट में मानता हूँ। दुकान वाले ने कोई एक ब्रांड का, अगेन ओप्पो वीवो का ही कोई फ़ोन था, गेस कर लो, स्पेसिफिकली बोलना थोड़ा सही नहीं है, ऑफ़र किया उनको और उनको बोला कि मैडम ये फ़ोन लेके जाइए, दिक्कत नहीं होगा। ओके, और वो लेके गई और अगेन कुछ ही दिनों में उनको ये लैग इश्यूज़ देखने को मिले, 2-4 महीने हुए और ये लैग इश्यूज़ को देखने को मिला। ओके, अब ध्यान देना, वो औरत दुकान पे आके वापस कंप्लेन कर रही है कि देखिए भैया आपका फ़ोन में ये इशू है, ये है, लेकिन वो फ़ोन तो वापस नहीं होगा ना। उनका जो पैसा 28-30 हज़ार का जो भी फ़ोन था, वो पैसा तो डूब गया। उन बेचारे को वो राइट ही नहीं पता है, दुकान वाले ने उनको अपने हाई सेल मार्जिन के चक्कर में वो फ़ोन चिपका दिया जिस पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा था, रादर दैन वो प्रोडक्ट देने के जिससे उन जो वुमेन थे उनकी पर्पस सॉल्व हो पाती। मेरा ये नहीं कहना कि प्रॉफिट कमाना गलत है, बट मेरा ये कहना है कि गलत तरीके से कस्टमर को ठग के प्रॉफिट कमाना ये गलत है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है। वो वुमेन क्या कर सकती है, अब जाकर के कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन रेज कर सकती हैं, ठीक है, कि मेरा ये पर्पस है और मेरा फ़ोन का पर्पस परफॉर्मेंस था, लेकिन दुकान वाले ने उन्हें चीट करा। बट इसके लिए एक लंबा चौड़ा केस लड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ लीगल जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही बेकार है, ठीक है, जो एक तरीके से कह लो कि इतना जटिल है कि उससे बेटर है कि लोग हाथ जोड़ ले कि भाई हमको नहीं करना। केस लड़ने का मतलब समझ लो 100 साल लग जाएंगे इस केस ही लड़ने में। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक तो राइट्स नहीं है, राइट्स है तो लोगों को उन राइट्स के बारे में पता नहीं है। ओके, ड्यू टू विच द कंज्यूमर आर ऑफ्टन डिप्रेटिव ऑफ देयर राइट्स, कहीं ना कहीं उनके राइट्स को दबा दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। दे आर ऑफ्टन एक्सप्लॉयटेड, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, कई बार मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, उनको पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, और कई बार जितना प्रोडक्ट ऑर्डर बोला गया कि हम लोग कितने क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट देंगे, बट उसकी जो बोलते हैं ना वेट कम रहती है, ठीक है, कई बार ओवर चार्ज कर दिया जाता है उनसे। तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ओके, आगे बात करते हैं नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। क्योंकि भाई जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उससे उसको बचाने के लिए सेफ्टी को हम लोग इंश्योर कर सके, प्रमोट कर सके हम लोग फेयर कंपटीशन मार्केट के अंदर, इन्हांस कर सके कंज्यूमर के अवेयरनेस को जिससे कंज्यूमर को कोई ठग ना सके। उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ करेंगे अपने इकोनॉमी को। देखो देखो, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, अगर कस्टमर की ट्रस्ट बनेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बाय करेंगे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो देखेंगे या सारे प्रोडक्ट ही खराब है तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बाय ना करने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, तो कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिस जो बिजनेस मैन के द्वारा या बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है, कस्टमर को ठगने का, कई बार ओवर चार्ज करने का, या कोई प्रोडक्ट है, जब भी बोला ना परफॉर्मेंस सेंट्रिक प्रोडक्ट ना देने के बजाय कोई भी फ़ोन को उठा के चिपका दिया, तो ओवर चार्ज करना, ख़राब प्रोडक्ट देना, ठीक है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दे देना, ये सारे कहीं ना कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर में आते हैं। कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखोगे गलत करते हैं, जैसे कॉम्प्लान का एडवर्टाइजमेंट में देखोगे बोलते हैं कॉम्प्लान पियोगे हाइट बढ़ेगा। नहीं भाई साहब, नहीं बढ़ सकता। कॉम्प्लान के अंदर केवल मैक्सिमम अमाउंट में चीनी होती है, शुगर होती है, और शुगर को कंज्यूम करके कभी भी आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। हॉर्लिक्स बोलता है कि आप हॉर्लिक्स खाओ, हॉर्लिक्स पीते हो तो हेल्दी रहते हो, बॉर्नविटा आपकी स्टैमिना बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, उसमें केवल और केवल शुगर होता है, और शुगर खा के केवल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना। और कई बार प्राइस मैनिपुलेशन होता है, प्राइस के बाद बढ़ा के बेचा जाता है, ठीक है ना। ओके, मिसलीडिंग क्लेम किया जाता है हमारे प्रोडक्ट को, ले लो जैसे अभी कॉम्प्लान का बोला ना कि भाई साहब हाइट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, लीडिंग टू द फाइनेंशियल एंड हेल्थ रिस्क फॉर द कंज्यूमर, जिससे क्या होता है, कंज्यूमर बेचारा खरीदता है तो उसको पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, बट उसके हेल्थ को भी क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कितने प्रकार के कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। तो पहला होता है अडल्ट्रेशन, मतलब सेलिंग मिल्क विद द मिक्स वाटर, मतलब कोई मिलावटी वाले प्रोडक्ट बेचना। ओके, जैसे कि देखोगे जनरली हमारे यहाँ जो हलवाई मिठाई के दुकान वाले होते हैं वो मिठाई में मिलावट करते हैं, वो ज़्यादा क्रीम या फिर दूध वाले प्रोडक्ट ना मिलाना पड़े तो कई बार उसके जगह मैदा को मिला देते हैं, कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट को मिलाते हैं जिससे उसमें इम्प्योरिटी आती है। ओके, जिससे वो अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा लेती है, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर का फाइनेंशियल लॉस भी होता है, क्योंकि वो बंदा तो उतना ही पे कर रहा है जितना उसको पे करना चाहिए। ओके, प्लस उसको हेल्थ को लेकर भी रिस्क आता है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करना, जैसे फेयरनेस क्रीम वगैरह बोलते नहीं कि हमारा क्रीम लगा लो और तुम चेहरा एकदम चमक उठेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। ओवर प्राइस करना, सेलिंग अ मार्क्स
एट 10 टाइम्स द प्राइस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। देखो मास्क या सैनिटाइजर देखोगे, पैंडेमिक जब कोविड आ रखा था तो उस समय मास्क वगैरह जो होते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे बेचे गए थे, तो ओवर प्राइसिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स देखो, अ स्मार्टफोन कंपनी, अ मोबाइल फोन दैट स्टॉप वर्किंग विद इन अ वीक विदाउट द वारंटी सपोर्ट। देखो कहीं ना कोई बहुत सारे प्रोडक्ट आप लेते हो ना, डिफेक्टिव रहता है, घर पे लाया इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो काम करना बंद कर दिया, कस्टमर सपोर्ट नहीं है, आप कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो, ब्रांड से कांटेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब इसको रिजॉल्व करो, बट ये हो नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के एग्जांपल होते हैं। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग देखता है, जैसे कि विथ होल्डिंग द एसेंशियल मेडिसिन सेलिंग देम एट अ डबल प्राइस। जैसे याद है कोविड के टाइम में पैरासीटामॉल या फिर कुछ एक दवा हुआ था जिसको डॉक्टर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, वो दवा की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। इवन मैं बोलता हूँ कुछ ऐसे वैक्सीन मार्केट में आ गए थे जो क्लेम कर रहे थे कि कोविड के वैक्सीन है और उसको उल्टे पुल्टे रेट पे बेचा गया था। हाउएवर उस समय कोविड का कोई भी वैक्सीन मार्केट में नहीं आया था, रिसर्च उस समय चल रही थी, तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो बिजनेस इट्स सेल्फ रेगुलेशन, बिजनेस खुद को रेगुलेट करे, ऐसे काम करे जिससे कस्टमर से चीटिंग ना हो। कंज्यूमर हेल्प, ठीक है ना, कंज्यूमर खुद की हेल्प करे भाई, खुद को बचाए, ठीक है ना, कंपेयर करे प्रोडक्ट को, देखे कि सच में प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, मतलब जितनी जानकारी वो इकट्ठा कर सकता है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में वो इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही उसको बाय करे। उसके बाद कंज्यूमर एसोसिएशन हमारे यहाँ होने चाहिए जो कि इन सब के अगेंस्ट काम करे, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है मार्केट में उसको रोके। उसके बाद गवर्नमेंट की रेगुलेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाए, जैसे हमारे यहाँ अभी कॉर्पा करके है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, जो कि इंश्योर करता है कि कंज्यूमर की जो राइट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। जो बिजनेसेस करती है उनके अगेंस्ट, जैसे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन देखो अल्टीमेटली हमारे यहाँ कंज्यूमर आज भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना एक अहम मुद्दा है। आगे बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। ध्यान दो, इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये लॉ लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए? कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए, प्लस उनके जो शिकायतें हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व करने के लिए। ये रिप्लेस करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, जो इंट्रोड्यूस किया गया था। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। मतलब कि कई बार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वगैरह जो मार्केट में बेचे जाते हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था स्पेसिफिकली। द एक्ट एस्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो CCPA जो है वो उन्होंने ये एक्ट को इस्टेब्लिश करा था और रेगुलेट करते हैं, टू रेगुलेट द वॉलेशन, जिससे क्या हो सके हम लोग रेगुलेट कर पाए कोई भी वॉलेशन, इन्वेस्टिगेट कर पाए किसी भी कंप्लेंट को और हम लोग उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए, ठीक है ना। ई फाइलिंग कंप्लेंट्स वगैरह भी लेकर के आए थे, जहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके आप अपने कंप्लेंट को क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिजॉल्व करने की ऑप्शन दी जाएगी, मतलब वहीं पे आप केस ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो। कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन मिलता है कि जाके अपना कंप्लेंट को रजिस्टर कर पाते हो, जहाँ पे क्या होता है 14 से 20 दिनों के अंदर कोशिश की जाती है कि आपके कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट है, उसको रिजॉल्व किया जाए। हाउएवर अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो आप फर्दर आगे केस वगैरह कर सकते हो, जिसका अल्टीमेटली यार कुछ खास निष्कर्ष निकल नहीं पाता है। मेरे पास तो इसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, तो ऐसा है। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो पाए, ठीक है ना, ख़राब प्रोडक्ट मिलता है तो वो हो पाए, ठीक है, उसको ठीक रिप्लेस करके दिया जाए, प्लस पेनल्टी लगाया जाए फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों को, ठीक है। और इट स्ट्रेंथिंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं इससे क्या हो सकेगा, इसका अल्टीमेटली मकसद ये था कि कंज्यूमर की जो डिस्प्यूट है, जो कस्टमर की जो शिकायतें हैं उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे, जिससे क्या हो सकेगा कि हमारे जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अल्टीमेटली उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी कम होगा। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के राइट्स को, उसके बाद इस्टेब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क को, ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करता है कि वो फेयर तरीके से हो, ये इंट्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को, ये स्ट्रेंथ करता है कंज्यूमर की रेड्रेसल को, मतलब कि वो कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेस है, जो उसकी शिकायतें, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ था जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें बस इसी को पॉइंट आउट में दिया गया है एज ऑब्जेक्टिव बना करके, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
आगे बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ध्यान देना क्या क्या इसके फीचर है। तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इसको मॉनिटर करती है जिसका नाम है CCPA का सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यहाँ पे ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पे जाकर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले पे बेसिकली कंज्यूमर हेल्पलाइन के वेबसाइट पे जाके आप अपने कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हो। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को इंश्योर किया गया है। यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट काम होता है और मेडिटेट किया जाता है क्विक सेटलमेंट, जिससे क्या हो सके जो डिस्प्यूट है उसको तुरंत या फिर जल्द से जल्द उसको क्या किया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। आगे बात करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं द राइट टू सेफ्टी। मतलब कंज्यूमर हैव अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उनको कोई भी ऐसा गुड्स ना बेचा जाए जो उनको बोलते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी या उनकी ज़िंदगी पे बना है। बिजनेसेस मस्ट इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन दर प्रोडक्ट। देखते हो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं बंदे, लेकिन फ़ोन फट जाता है, तो कहीं ना कहीं भाई ऐसा बताओ जो कस्टमर उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है उसकी जान भी जा सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी को इंश्योर करना कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हो ये ज़रूरी बन जाता है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई गड़बड़ी है प्रोडक्ट के बारे में तो कस्टमर को बताओ, प्लस उसके क्वालिटी के बारे में, प्राइस में उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो सारे कस्टमर को बताओ। जैसे हॉर्लिक्स क्लेम करता है कि हमारे प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करोगे तो हेल्दी रहोगे। बॉर्नविटा बोलता है कि तुम्हारे स्टैमिना बढ़ा देंगे हम। क्या सच में बढ़ता है स्टैमिना? नहीं, कहीं ना कहीं वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। अगर बॉर्नविटा तुम लाख खा लो तुमको कभी भी वो बेनिफिट नहीं देगा, केवल केवल उसमें शुगर होता है। तो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। बट तुम्हारे दिमाग में आएगा ना सर कि क्यों होती है, अभी तो हम लोग एडवर्टीजमेंट ऐसा देखते हैं। तो अगेन बेटा ये अब मैं क्या बोलूँ चलता है, हमारा देश है। आप देख सकते हो कि ऑन पेपर बातें और रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। ओके चलो आगे बात करते हैं द राइट टू बी अस्योर्ड। मतलब यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ कम्पिटिटिव मार्केट विदाउट द कोर्सन और मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन। मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसमें से कोई भी प्रोडक्ट को अपने आज़ादी से चूज़ कर सकता है खरीदने के लिए। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता कि तुम यही प्रोडक्ट को खरीदोगे। जैसे देखोगे ना कोई जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनी है जैसे एप्पल है, अब एप्पल बोलती है कि आप मेरा फ़ोन ले लिए तो अगले बार तुमको कुछ भी इसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीदना होगा तुम पे फोर्स किया जाएगा तुम यही खरीदो, मेरे ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, गाड़ी वाड़ी में ज़्यादा ये होता है कि उनके एसेसरीज ना कई बार ना मार्केट से सस्ते मिलते हैं और शोरूम में महंगे मिलते हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जाता है कि आप उनके ही प्रोडक्ट को खरीदिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको बेचना, उन पर उनको मार्जिन बनती है और थोड़ा सा वो वेरिएशन ऐसा करके चलते हैं जिससे क्या होता है आप मार्केट से नहीं खरीद पाते हो। इवन मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं स्कूल में था ना तो मेरे जो सॉक्स होते थे स्कूल के ड्रेस के जो सॉक्स होते थे उस पर कहीं ना कहीं एक लोगो बना रहता था स्कूल का। ओके, और मेरे स्कूल वाले हम लोग को फोर्स करते थे। ऑल दो जो सॉक्स होती थी वो रॉयल ब्लू कलर में होती थी और वो जो ब्लू कलर के सॉक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल था, जो 20 रुपये 25 रुपये में या मान लो 40-50 रुपये में मिल जाता था, लेकिन स्कूल वाले वो हम लोग को 400 रुपये में बेचते। कहीं ना कहीं मुझे फोर्स किया जाता था कि भाई तुम खरीदो, नहीं तो स्कूल वाले सुबह लाइन से बाहर निकाल देंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे तुम पूरी यूनिफॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी स्कूल में। तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तो ठोक दे के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखा जाएगा। ओके खैर 10th में वो सीरियसली मत कर देना, नहीं तो स्कूल वालों की तो बैंड बजेगी, लेकिन तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा कि स्कूल वाले तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं द राइट्स टू बी हियर्ड। मतलब कंज्यूमर हैव अ राइट टू एक्सप्रेस द कंप्लेंट। कंज्यूमर के पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने कंप्लेंट्स को, अपने जो डिससेटिस्फैक्शन है, जिससे वो बोलते हैं ना गुस्सा है, जो उसके साथ दिक्कतें हुई है उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे द राइट टू सीक द रिड्रेसल। कंज्यूमर को ये राइट है कि अगर उसको कोई गड़बड़ी हो गई है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा के दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूँ आज का। ठीक है, आज मेरे घर में टमाटर आया। ठीक है, टमाटर कोई नया बात है? हाँ सर, एक थोड़ा सा में ट्विस्ट है। हम लोग घर में टमाटर ज़्यादातर ना ब्लिंकिट वगैरह से, मतलब ऐसा है कि रोज़ ऑर्डर हो ही जाता है। ओके, तो ब्लिंकिट से टमाटर हमारे घर पे आया। दिक्कत ये हो गई कि टमाटर जो था ना वो अंदर से पिचक गया था। अब पिचक गया था क्योंकि वो डिलीवरी पार्टनर की गलती थी। वो टमाटर को नीचे रख के ऊपर बाकी के सामान को डाला। अब भाई टमाटर है वो नीचे रखोगे सबसे तो वो फूटेगा ही ना, तो अब फूट गया। अब उसमें हमारी गलती तो कोई थी नहीं, आधा से ज़्यादा टमाटर ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लेंट रेज किया ब्लिंकिट को। अब ब्लिंकिट ने वो पैसे को रिफंड कर दिया जो भी टमाटर का अमाउंट होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला गया द राइट टू सीक द रीड्रेसल। मेरे पास ये राइट था ना, कंज्यूमर होने के नाते मेरे पास ये राइट है ना कि भाई साहब मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरे को टमाटर ख़राब मिला है, तो मेरा ये राइट है कि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाए कंपनी से। ओके, अब कंपनी मेरे को करके दे। अब कंपनी दो तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकती थी, या फिर मेरे को नया टमाटर ला के देती या फिर मेरे को पैसा रिफंड करती। तो कंपनी ने रिफंड कर दिया। खैर ये डिपेंड अपॉन कंपनी, मेरा प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया ना। ओके, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है।
आगे बात करते हैं राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को अवेयर किया जाए, भाई साहब एजुकेट किया जाए उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके राइट्स के बारे में। टीवी पे देखा होगा एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, तो दैट इज़ व्हाट, वो कंज्यूमर अवेयरनेस है जिसमें कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में बताया जाता है कि कुछ भी गड़बड़ी हो तो कंपनी से पहले कंप्लेन फाइल करो। कंपनी अगर रिजल्ट नहीं दे रही है आपको तो आप आइए हमारे हेल्पलाइन में कंप्लेन रेज कीजिए, जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे आपको न्याय दिलाने का। आगे बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो एक तो भाई कंज्यूमर को एक्सप्लेन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। सेक्शन सब सेक्शन ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू कैन इग्नोर दिस। रेगुलर लेक्चर्स में मैं एज अ एक्स्ट्रा नॉलेजेस में अगेन देखो लेक्चर पढ़ाता हूँ जब रेगुलर लेक्चर में, तो मेरे को बहुत डिटेल में जाना होता है, तो वहाँ पर मैं इसका रेफरेंस यूज़ करता हूँ, बट अभी के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज वन शॉट वीडियो, वन शॉट की तरह रहने दो। यहाँ पे बस सिंपली ये कहा गया है कि कंज्यूमर का मतलब वो बंदा होता है जो कि प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो टेंजिबल या इंटेंजिबल होती है। जैसे कि गुड्स का मतलब ले लो ना यार, मोबाइल फ़ोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया। सर्विसेज में तुम्हारी बैंकिंग, टेलीकॉम, हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती है, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जो भी अनइथिकल काम करते हो आप प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिसलीड करने के लिए। ठीक है, गलत एडवर्टीजमेंट करना, गलत प्राइसिंग सेट करना, जिससे क्या हो सके आप प्रोडक्ट को बस बेच लो, लोगों को चीट करो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ओके, अंडर सेक्शन 2+47। ओके, आगे बात करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में। मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी निकल जाती है और कंज्यूमर को उससे क्या होता है, इंजरी हो जाती है। जैसे कि बोला था ना, मोबाइल फूट जाना, कई लोग एयरपॉड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एयरबड्स जो यूज़ करते हैं वो फट जाता है, जिससे कान खराब हो जा रहा है लोगों का, कई बार जान चल जाती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर है वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और उसको ही इसका डैमेज बोलते हैं ना, इसका कंपनसेशन करना पड़ेगा। आगे आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखो ये 3 टियर ग्रीवेंसल रिड्रेसल सिस्टम है, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप 1 करोड़ तक का क्लेम, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीदी हो जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपकी कीमत प्रोडक्ट की जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो आप स्टेट लेवल पे जाते हो, और 10 करोड़ के ऊपर है तो आप नेशनल लेवल पे जाते हो। आगे बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो देखो ये फॉल्सी एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट को अच्छे क्वालिटी बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं ई कॉमर्स रेगुलेशन में। देखो एक्ट एक्सटेंड द कंज्यूमर राइट्स, जो शॉपिंग ऑनलाइन वाले जो लोग होते हैं ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो उनको रिफंड पॉलिसी वगैरह को लेकर के तो ये उनको भी अपने घेरे में लेता है, और कुछ भी अगर मान लो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट गड़बड़ी करते हैं तो उनको भी पकड़ के खोपची में बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं राइट टू कॉम्पनसेशन, मतलब कंज्यूमर को कुछ भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिला तो कंपनी क्या करेगी, उसको कॉम्पनसेट करेगी जो उसके मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के कारण हुआ है। आगे बात करते हैं मेडिटेशन मैकेनिज्म। ध्यान देना, अ न्यू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है इन द एक्ट टू फैसिलिटेट द क्विक सेटलमेंट बिटवीन द कंज्यूमर एंड बिजनेस विदाउट द लेंथी लीगल बैटल्स। ठीक है ना, यहाँ पे मेडिटेशन की भाई साहब आपस में बैठ के देख लो, कंपनसेशन वगैरह कर लो, बात खत्म हो गया, बार बार लीगल प्रोसीजर में क्यों फंसोगे। आगे बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है। एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है, रेगुलेट करती है इन सारी चीज़ों को। ठीक है ना, इसके बारे में ऊपर अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है, तो अगेन मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें। बुक बेटा आप पता है ना, बुक आपको PDF में अवेलेबल है, प्लस आप हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आप हार्ड कॉपी जो है इसकी ऑर्डर कर सकते हो। वेबसाइट पे जाइए हमारे, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे वेबसाइट पे आ जाना है, वेबसाइट पे आकर इस कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। मोबाइल फ़ोन यूज़र है तो ऑब्वियसली बात है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब जब जाओगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे क्लास 10th ICSE बोर्ड का जो फ्री रिसोर्सेज है यहाँ पे आना, आपको फ्री में इनरोल करना है इस कोर्स में। जैसे आप इस कोर्स में इनरोल करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ जाते हो जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स वगैरह को पूछ सकते हो। ओके, प्लस यहाँ पे कोर्स कंटेंट में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मेरी ये वाली बुक मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके, और यहाँ पे देखो एक बच्चे ने रिव्यू भी दी है। ओके, आप भी अपना रिव्यू प्लीज़ यहाँ पे शेयर कीजिए, ओके, जिससे दूसरे बच्चों को भी ट्रस्ट होगा हम लोगों पे, और आप इस बुक को फ्री में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हार्ड कॉपी चाहिए रहेगा तो आप इस व्हाट्सएप पे विजिट पे क्लिक करोगे, हमारे व्हाट्सएप टीम पे आपको रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, बुक 300 रुपये की आपके घर पे पहुँच जाएगी। ओके, अब देखो कुछ बच्चे जो 10th से 11 में जा रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ बच्चों, हम लोग नीट की बैच लेकर के आ रहे हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओके, और या फिर आपके भैया दीदी कोई हैं, ठीक है, दोस्त वगैरह हैं, तो उनको सजेस्ट कीजिए हमारे बारे में, फैलाओ यार, तुम लोग पे डिपेंड करते हैं हम लोग, राइट। बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए हम लोग नीट की बैच लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी
2 साल की पूरी प्रोग्राम है, जहाँ पे आप देखोगे मार्केट में लोग 10,000 का कोर्स देते हैं, फिर बोलेंगे 6,000 की बुक खरीद लो, टेस्ट सीरीज अलग से खरीद लो, मेंटरशिप अलग से खरीद लो, करते करते 25-30 हज़ार रुपये तक लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस पे करना है लगभग 70,000 रुपीज़ के आसपास, आपका काम हो जाएगा। ये जो 21,000 की प्राइस है, इस पर इनरोल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डिस्काउंट कूपन जो है अप्लाई हो जाएगा और सिर्फ 18,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। इवन 18,000 में नहीं, बल्कि एक कोड अप्लाई करोगे, ठीक है, जो मैम जो पढ़ाते हैं MADHU उनका नाम है, ओके, ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट, बेसिकली 17,499 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलता है। ओके, देखो यहाँ पे हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलता है, आपको 100 OMR शीट्स मिलते हैं, आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज़ मिलता है, उसके बाद DPP जो वगैरह उसमें आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिल ही रहे हैं, प्लस आपको मेंटरशिप का भी एक्सेस मिलता है, डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ करवा के देते हैं हम लोग। मतलब समझ लो ये ऑल इन वन पैकेट है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि ये ले लिया तो कुछ और अलग से खरीदो, ऐसा अलग से खरीदो, ये सब फालतू चीज़ों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना रहेगा। ठीक है, एक बार ले लिया, बस पढ़ाई करो, नीट एग्जाम क्रैक करो, बात खत्म। प्लस मान लो इन केस कई बार हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान है, फ्यूचर को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी कारणवश किसी बच्चे का लगता है कि सर उसने 12th में नीट दिया, नहीं निकला, तो 1 साल का जो ड्रॉपर बैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दिया जाएगा। आपको अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करने होंगे, जिसके लिए आपको मार्केट में जाओगे तो अलग से 5 से 6 7 हज़ार रुपये तक देना पड़ता है। तो वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड है, 1 साल को फ्री। ये बैच आपके पास तो रहेगी, प्लस जो लाइव बैच आएगी ड्रॉपर्स के लिए वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा डील है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे तरीके से क्वालिटी स्टडी करना चाहते हो, और हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस में बेटा पॉलिटिक्स नहीं होती है जो अदर प्लेटफॉर्म्स पे होती है, तो आप उनसे भी दूर रहोगे, फोकस करोगे पढ़ाई पे, जिससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेमेडी जो अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, कि बीइंग कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो। ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, तो ध्यान देना, एक आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डिफेक्ट्स को। आप कंप्लेन कर सकते हो, जो आपके जो सेलर है वो आपके जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। ओके, उसके बाद रिप्लेस कर सकता है आपके प्रोडक्ट को। मान लो कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, मोबाइल खरीदा, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप सर्विस सेंटर लेके गए, उसको बना के मिल गया, तो उसको कहीं ना कहीं जो डिफेक्ट है उसको रिमूव कर दिया गया। ओके, उसके अलावा रिप्लेसमेंट में क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट खराब है, डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर दिया गया। तीसरा, आपको रिफंड कर दिया गया। जैसे मैंने एक लैपटॉप खरीदा था, जब मैं छोटा था ना, तो लैपटॉप खरीदा था 2019 के आसपास। उस समय डेल का मैंने लैपटॉप खरीदा था। जब मैंने लैपटॉप खरीदा, घर पे लेकर आया, तो पता चला कि उसका जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब है, वो क्रैश कर गया है। ठीक है, तो मैंने जब डेल को कंप्लेन फाइल करी, पहली बार तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। लेकिन डेल वालों ने क्या किया, उनका इंजीनियर घर पे आया, उस हार्ड डिस्क को रिमूव करके दूसरा हार्ड डिस्क को लगा के चला गया, जिससे क्या हुआ, उसने डिफेक्ट को रिमूव कर दिया। उनके बाद दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि वो लैपटॉप को ही रिप्लेस कर देते, ज़्यादा प्रॉब्लम होता, जैसे टमाटर वाले केस में अब ब्लिंकिट के। ठीक है, मतलब सॉरी, टमाटर को रिप्लेस कर सकते थे ब्लिंकिट। लेकिन उसके बाद रिफंड का भी ऑप्शन आता है कि काम करो भाई साहब, प्रोडक्ट हमें दे दो, आप अपना रिफंड ले लो, बात खत्म हो गया। चौथा होता है कंपनसेशन हार्म और लॉसेस। मान लो कि लेट्स से कोई लोग हैं, जैसे कि ईयरबड्स जो होते हैं कान में लगाने वाले, लेकर के आए, लेकिन वो क्या हुआ, आते हुए घर में फूट गया। फूटने से क्या हुआ, मतलब ब्लास्ट कर गया, जिससे क्या हुआ, पूरी तरीके से हाथ वाथ तुम्हारा हल्का जल गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, काफ़ी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसे हो सकते हैं। तो उस केस में जो आपकी डैमेज हुई है उसको भी बियर वही कंपनी करेगी, जो सेलर है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर पांचवा आता है डिसकंटिन्यूशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, अ कोर्ट कैन डायरेक्ट द बिजनेस। कोर्ट क्या कर सकती है, बिजनेस को बोल सकती है कि भाई साहब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस जो कर रहे हो उसको बंद करो। एंड छठा हो सकता है करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। इफ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हैज़ अ मिस इन्फॉर्म द कंज्यूमर। मान लो कोई एडवर्टीजमेंट आप बना रहे हो, ओके, उसमें कोई भी आपने गलत जानकारी दे दी है, तो आपको वापस से दूसरा एडवर्टीजमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें वो जो गलती हो रखी है पहले के एडवर्टीजमेंट में उसको आप करेक्ट करके बताओगे कि भाई साहब जो गलती पहले हुई है वो वैसा नहीं है, जो इस बार में एडवर्टीजमेंट में जो बताया जा रहा है वो ऐसा ही है। क्या ये समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, फेयर एंड लवली का एडवर्टीजमेंट आता था, जिसमें बोलता था कि आप हमारे क्रीम को लगाओ चमक जाओगे। कहीं ना कहीं रेसिज्म दिखा रहा है, जो लोग डार्क स्किन के, क्या वो ह्यूमन बींग नहीं है? कोर्ट ने भाई बोला कि ये सब फालतू की चीज़ें बता रहे हो, उसको ठीक करो। तो अल्टीमेटली उन्होंने बाद में एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें ग्लो एंड लवली को फिर बताते हैं यार, फिर देखो हरकतें थी उनकी वही चिंदी चोर वाली है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसमें बोल सकते हो कि स्किन को थोड़ा मॉइस्चर देगा, स्किन को अच्छा रखेगा, ये सब कुछ भी बोलो, लेकिन ये मत बोलो कि काला हो तो सीधे सफ़ेद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, आगे
बात करते हैं प्रोडक्ट विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। आपको ये भी आपको आदेश मिल सकता है कि भाई साहब अपने प्रोडक्ट जो निकाला है बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, रद्दी है, आप मार्केट से इसको चलो वापस लो। जिनको भी बेचा उनको भी रिफंड करके वापस लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में नहीं बिकेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंड 8वां हो सकता है सीज एंड डिसीज ऑर्डर, मतलब द कंज्यूमर कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर टू स्टॉप द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर मान लो मार्केट में बना रहे हो जो कस्टमर को हार्म कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो अल्टीमेटली क्या कर सकता है, उसको रोकने के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है। आगे बात करते हैं पेनल्टी एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बनाओगे तो आप पे हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है ना, 50 लाख तक। उसके बाद पॉजिटिव डैमेज, मतलब कंज्यूमर कमीशन में अवॉर्ड द पॉजिटिव डैमेज इन केस ऑफ द सीवियर नेग्लिजेंस। अगर आपको पहले बोला गया कि भाई गड़बड़ी कर रहे हो सुधार लो, लेकिन तुम बोलते हो नहीं हम तो नहीं सुधारेंगे, और फिर बाद में कुछ बड़ा कांड होता है तो आपको अच्छा खासा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। उसके बाद आता है आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके बारे में अगर पढ़े तो देखो एक सेक्शन 10 में आता है, ओके, सेक्शन सब सेक्शन ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। मैंने बोला कि भाई ये रेगुलर लेक्चर में मैं इसका यूज़ करता हूँ पढ़ाने के लिए, बट अभी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। जस्ट यू कैन जस्ट इग्नोर इट। कोई भी सेक्शन सब सेक्शन लिखा हुआ है सीधे इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। रेगुलेट करने के लिए कंज्यूमर के जो राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, अनट्रेड प्रैक्टिसेस जो हो रही है जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो हो रही है, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो CCPA जो है ऑपरेट होते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, ओके। आगे बात करते हैं मेन पावर क्या होता है। वही इन्वेस्टिगेशन करना, ऑर्डर इशू करना, पैनलाइज करना, लोगों को पेनल्टी वगैरह लगाना, प्रोडक्ट रिकॉल रिफंड करवाने के लिए ऑर्डर देना, लीगल एक्शन लेना, ये सब चीज़ें जो ऊपर अभी पढ़ा है ना वही सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं। मेन फीचर क्या है, वही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फॉल्स एडवर्टीजमेंट को रोकना, प्रोडक्ट सेफ्टी को इंश्योर करना, ठीक है ना, कंज्यूमर को अवेयर करना, कोऑर्डिनेट करना दूसरे अथॉरिटी से जैसे FSSAI, BIS, RBI, सेबी। कई बार देखोगे अभी RBI का काफ़ी ज़्यादा ऐड चलता है कि RBI कहता है कि OTP वगैरह शेयर ना करे, ठीक है ना, मार्केट में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे उसी के अंडर में आते हैं, ओके। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर था खत्म कर दिया हम लोगों ने पढ़ के, वन शॉट में ही जितना डिटेल में हो सका पढ़ा दिया मैंने। वन शॉट वीडियो है तो वन शॉट की तरह ही इसको ट्रीट करना है, रेगुलर लेक्चर तो है नहीं भाई साहब। 2-3 बार इस बुक को पढ़ोगे, इस लेक्चर को देखोगे, तुम एग्जाम रेडी हो चुके हो। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो भाई रेगुलर लेक्चर चाहिए होता है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कम टाइम में मेरे को सारी चीज़ कवर करना है भाई। अगर मैं चलूँगा एकदम डिटेल में कवर करना है तो मेरे को ये पढ़ाने में कम से कम इस टॉपिक को मेरे को कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है, ओके, जो मैं लगभग 1 घंटे से भी कम टाइम में दे रहा हूँ। तो ये वन शॉट बेटा है, ठीक है। वन शॉट को वन शॉट की तरह ही ट्रीट करना, रेगुलर चाहिए रेगुलर लेक्चर में आओ, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, फीडबैक देना, एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम कैसा गया ये बताना, ओके, बाय बाय।